हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू इंडिया स्कोप। तो आज हम बहमनी किंगडम के बारे में जानेंगे, जो कि 1347 में जिसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। तो ये एक ऐसा किंगडम था जिसने एक कल्चरल ब्रिज के तरीके काम किया था नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच में। तो ये जो बहमनी किंगडम है, इसे बहमनाइट सल्तनत भी कहा जाता है। ये पहली इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम थी साउथ इंडिया की। तो इन्होंने एक की रोल निभाया मिडीवल डेक्कन हिस्ट्री को शेप देने के लिए। अब फाउंडर की बात करें तो ये जो बहमनी सल्तनत है, इसके फाउंडर का नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिन्हें हसन गंगू भी कहा जाता था। तो ये इसके फाउंडर थे। अब इनके बारे में कुछ ऐसी कहानियाँ कही जाती हैं। अलाउद्दीन हसन इनका ओरिजिनली नाम था, ये अफ़गान ओरिजिन के थे। अब इन्हें हसन गंगू इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये गंगू ब्राह्मण एक था, उनके पैटर्नेज में रहे थे, जिनके नाम से इन्हें हसन गंगू भी कहा जाता है। और सुल्तान बनने के बाद इन्होंने एक टाइटल लिया था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का। ये अलाउद्दीन हसन बहमन शाह का टाइटल इन्होंने लिया था। तो इसके पीछे भी दो रीज़न कहे जाते हैं। एक रीज़न तो ये है कि एक ब्राह्मण के अंडर में इन्होंने पैटर्नेज लिया था, इसलिए इन्होंने बहमनी किंगडम, इसीलिए इस किंगडम को कहा जाता है। दूसरा रीज़न ये है कि ईरान के एक बहमन शाह थे। ऐसा कहा जाता है कि ये जो अलाउद्दीन हसन थे, ये इन्हीं की फैमिली से बिलोंग करते थे, जैसे इस किंगडम का नाम बहमनी सल्तनत रखा गया है। अब इस्टेब्लिशमेंट की बात करें तो ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट 1347 एडी है। अब ये फाउंड हुई थी आफ्टर रिवोल्ट इन दिल्ली सल्तनत ड्यूरिंग द रीन ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही ये दिल्ली सल्तनत से रिवोल्ट करके ये बहमनी किंगडम की इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। अब सिग्निफिकेंस की बात करें तो जैसा मैंने बताया, ये पहली इंडिपेंडेंट मुस्लिम किंगडम थी साउथ इंडिया की। अब कैपिटल सिटीज़ की बात करें तो इनकी पहली कैपिटल जो थी वो थी गुलबर्ग, जिसे हसनाबाद भी कहा जाता था। अब कैपिटल शिफ्ट की बात करें तो ये बाद में शिफ्ट हो गई थी, ये बिदार में रख दी गई थी। किसके रीन में? अहमद शाह वाली के रीन में। बहमनी किंगडम का जो थी वो दुश्मनी चलती थी विजयनगर एम्पायर के साथ। और वो पॉइंट ऑफ क्लैश कितने थे? ये 3 पॉइंट ऑफ क्लैश थे जिनकी वजह से दुश्मनी चल रही थी। एक तो तुंगभद्रा दोआब, सेकंड था आपका कृष्णा गोदावरी डेल्टा, और तीसरा क्या था? तीसरा था मराठवाड़ा। तो ये 3 पॉइंट ऑफ क्लैश थे बिटवीन बहमनी किंगडम एंड विजयनगर एम्पायर, जिसे हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब रीज़न क्या था? तुंगभद्रा दोआब, जैसा मैंने बताया, ये फर्टाइल लैंड हुआ करता था। उसके अलावा कृष्णा गोदावरी डेल्टा की बात करें तो ये ईस्टर्न साइड पर था। जैसे अगर हम इंडिया के मैप की बात करें तो ये कृष्णा गोदावरी डेल्टा ये ईस्टर्न साइड पर था। ये एक तो फर्टाइल लैंड भी था यहाँ पर, और दूसरा यहाँ पर ईस्टर्न साइड के सी पोर्ट्स थे जो इसको और ज़्यादा स्ट्रैटेजिक बनाते थे व्यापार के नज़रिए से। अब मराठवाड़ा की बात करें तो यहाँ पर भी मराठवाड़ा वेस्टर्न साइड में था, या कोंकण एरिया था। यहाँ पर भी पोर्ट्स हुआ करते थे जो कि ये वेस्टर्न ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। वेस्टर्न ट्रेड कहाँ से होता था? ये ट्रेड होता था ईरान और इराक से। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता था क्योंकि अच्छी नस्ल के घोड़े जो थे, जो कैवलरी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे, ये इंडिया में नहीं पाए जाते थे उस वक्त तक। तो ईरान और इराक से इन्हीं घोड़ों का ट्रेड होता था, जिसके लिए ये वेस्टर्न पोर्ट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता था। और उसके अलावा ये मराठवाड़ा के आसपास क्या था? ये जो वेस्टर्न घाट्स हैं वहाँ पे भी फर्टाइल प्लेन पाया जाता था। तो ये 3 जो क्लैशेस के पॉइंट थे, इनकी स्ट्रैटेजिक और इम्पोर्टेंस आप समझ गए होंगे कि विजयनगर के साथ इतना ज़्यादा इनका क्लैश क्यों चलता था। आगे देखते हैं। अब ये अलाउद्दीन बहमन शाह, इंपॉर्टेंट रूलर्स की बात करें तो पहले तो यही है हमारे अलाउद्दीन बहमन शाह। ये फाउंडर थे डायनेस्टी के। इन्हें हसन गंगू के नाम से जाना जाता था। क्यों जाना जाता था मैंने अभी बताया आपको। इन्होंने बहमनी किंगडम को फाउंड किया था और इसकी कैपिटल जो थी वो गुलबर्ग रखी थी। विजयनगर के साथ जो इनके क्लैशेस चलते थे, उसमें कई क्लैशेस में बहमनी किंगडम जो है वो थोड़ी सी सुपीरियर होकर के नज़र आई थी। कई क्लैशेस में ये जीते थे। तो उसका रीज़न था इनकी सुपीरियर आर्टिलरी। इनके पास एक अच्छी आर्टिलरी थी। उसके अलावा कैवलरी, इनके पास अच्छे घुड़सवार थे, और थे आर्चर्स।
ये हमने अपने विजयनगर एम्पायर के वीडियोस में भी देखा था कि विजयनगर किंगडम के कई ज़्यादा रूलर जैसे कि देव राय टू, इन्होंने कैवेलरी और आर्चर्स जो थे वो बहमनी सल्तनत से मुस्लिम आर्चर्स अपॉइंट किए थे अपने यहाँ। तो उसका रीज़न यही था, इनकी सुपेरियर आर्टिलरी, कैवेलरी और आर्चर्स की वजह से इन्होंने विजयनगर एम्पायर को डिफीट किया था। अब मोहम्मद शाह वन जो थे इनके रूलर, इन्होंने कंसोलिडेट किया था एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन इम्पॉर्टेंट रूलर की बात करें तो फ़िरोज़ शाह बर्मनी, ये फ़िरोज़ शाह बर्मनी जो थे ये एक इम्पॉर्टेंट रूलर कहे जाएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए ये तो एक स्कॉलर किंग थे, ये पैटर्न थे आर्ट और आर्किटेक्चर के। उसके अलावा इन्होंने गुड रिलेशन मेंटेन किए विद विजयनगर। तो ऐसा कोई खास बहुत अच्छे रिलेशन नहीं कह जाएंगे, लेकिन ये कह सकते हैं फ़िरोज़ शाह बहमनी जो थे इनकी जो थी शादी हुई थी किसके साथ? देव राय वन की डॉटर के साथ। तो जब देव राय वन इनसे डिफीट हासिल करी थी देव राय वन ने, और उसके बाद अपनी डॉटर की शादी फ़िरोज़ शाह बहमनी के साथ करा दी थी। तो कुछ समय तक इनके अच्छे रिलेशन इन्होंने एंजॉय करे थे विजयनगर के साथ। अब ये ज़्यादातर रूलर्स में ग्रेटेस्ट थे इन सब में से। फ़िरोज़ शाह बहमनी ग्रेटेस्ट रूलर माने जाता है बहमनी किंगडम के। इनको माना जाता है कि इन्होंने डेक्कन को कल्चरल सेंटर बना दिया था इंडिया का। अब देखिए ये वो वक्त था जब नॉर्थ इंडिया में दिल्ली सल्तनत का टाइम चल रहा था और बहुत ज़्यादा स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हुआ करती थी, लेकिन साउथ में ये एक स्टेबल गवर्नमेंट को एंजॉय कर रहे थे। मतलब काफ़ी हद तक कह सकते हैं साउथ की जो गवर्नमेंट थी स्टेबल थी। तो इस वजह से डेक्कन जो था उस वक्त का ये कल्चरल सेंटर बन गया था इंडिया का। और काफ़ी ज़्यादा जो लर्न स्कॉलर थे ईरान, इराक और काफ़ी ज़्यादा बाहर से फॉरेनर्स भी इन्होंने अपने यहाँ डेक्कन में इनवाइट करे थे इसी वजह से। उसके अलावा इन्होंने लार्ज नंबर ऑफ़ हिंदूज़ इंडक्ट किए थे अपने एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये लार्ज नंबर ऑफ़ हिंदूज़, जैसे मैंने बताया, ये फॉरेन से कई सारे लर्न विद्वानों को बुलाते थे। तो उसको काउंटर करने के लिए कह सकते हैं कि इन्होंने डेक्कनीज़ ब्राह्मण्स को उस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा अपने एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट बना के रखा, ख़ास तौर पर रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में उस वक्त पर ये डेक्कनीज़ ब्राह्मण का एक बोलबाला हो रखा था। उसके अलावा बात करें तो जैसा मैंने बताया फिर वो देव राय वन के साथ इनकी बैटल हुई थी जिसमें इन्होंने देव राय वन को डिफीट किया और देव राय वन की डॉटर के साथ इनकी शादी हो गई थी। अब ये कहा जाता है कि ये एक ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थे, लेकिन इनकी कुछ वीकनेस थी, जैसे वाइन, इनको वाइन पीने का बहुत शौक़ था और उसके अलावा इनको म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो म्यूज़िक जैसा कि इस्लाम में हराम होता है और वाइन भी होती है, तो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम कहे जाने के बावजूद भी इनकी ये दो वीकनेस कही जाती हैं। तो इन्होंने पोर्ट्स को बहुत ज़्यादा अटेंशन दी थी अपने किंगडम में। चौल और डेभौल ये जो पोर्ट्स थे, इनकी वजह से ही ट्रेड शिप जो थी पर्शियन गल्फ और रेड सी से वो इनके किंगडम में आ सकी। ऑब्जर्वेटरी भी इस्टेब्लिश करी थी। ऑब्जर्वेटरी कहाँ पर इस्टेब्लिश करी थी? ये इन्होंने करी थी दौलताबाद में। तो एस्ट्रोनॉमी भी ये इंटरेस्ट रखते थे, जिसकी वजह से इन्होंने दौलताबाद में एक ऑब्जर्वेटरी की स्थापना कराई। तो ये था इनके बारे में, इन्होंने दौलताबाद में एक ऑब्जर्वेटरी की स्थापना करी। इसके अलावा इनकी एक बैटल और हुई थी देवराय वन के साथ। पहले तो इनकी बेटी की शादी हो गई, लेकिन क्योंकि विजयनगर और बहमनी के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट थे, जिसकी वजह से इनकी एक और बैटल हुई थी देवराय वन के साथ, जिसमें फ़िरोज़ शाह बहमनी की डिफ़ीट हो गई थी। तो इनको कंपेल कर दिया गया था अपना थ्रोन एब्डिकेट करने के लिए अहमद शाह वन के लिए। यानी कि इन पर ऐसा प्रेशर बनाया गया कि आप अपना थ्रोन छोड़िए। मतलब ऐसा दिखाया गया कि आप एक वर्दी रूलर नहीं हैं, तो आपको मतलब इनके साथ ज़बरदस्ती की गई थी कि आप ये थ्रोन छोड़िए और अहमद शाह वन को अपना थ्रोन दे दीजिए। तो यहीं से इनका रीन जो था वो समाप्त हो गया और इनके बाद जो रूलर आए वो थे अहमद शाह वन। नेक्स्ट रूलर की बात करें तो नेक्स्ट रूलर थे अहमद शाह वन वाली। अब इन्हें वाली क्यों कहा जाता था? वाली का मीनिंग होता है सेंट। अब इन्हें संत या फिर वाली इसलिए कहा जाता था क्योंकि इनकी जो एसोसिएशन थी, ये एक सूफ़ी सेंट जिनका नाम था, सूफ़ी संत का नाम था गेसु दराज। तो ये गेसु दराज नाम के सूफ़ी संत के साथ इनकी एसोसिएशन थी, जिसकी वजह से इन्हें
सेंट या फिर वाली कहा जाता था। ये अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो ये गेसु है, GESU गेसु, और DARAZ दराज। तो गेसु दराज के साथ इनका जो एसोसिएशन था उसकी वजह से इन्हें सेंट कहा जाता था। अब इन्होंने क्या किया, इनका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इन्होंने कैपिटल जो है वो शिफ्ट करी गुलबर्ग से बिदार को। इन्होंने पर्शियन कल्चर को प्रमोट किया। उसके अलावा अहमद शाह वाली जो थे, इनका एक ये भी है कि इन्होंने वारंगल के खिलाफ इन्होंने वॉर छेड़ दी। इसका रीज़न ये भी है क्योंकि अर्लियर बैटल जब ये बहमनी किंगडम की हुई थी ये विजयनगर के साथ, तो वारंगल ने विजयनगर का साथ दिया था, तो ये उनको ये बात याद थी और इन्होंने इसी वजह से वारंगल के खिलाफ एक वॉर छेड़ दी और वारंगल को इन्वेड कर दिया था। अब इनके बाद जो रूलर थे वो थे, रूलर ही कह सकते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर थे महमूद गवान। तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा पावर कंसोलिडेट हो गया था। तो ये 1463 से 1481 तक इनका रीन रहा था। तो ये एडमिनिस्ट्रेटर काफ़ी ग्रेटेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर माने जाएंगे बहमनी किंगडम के। अब महमूद गवान की बात करें तो ये बाई बर्थ ईरानियन थे। अब इनके स्टार्टिंग का इनका पता नहीं है, कि कुछ क्लियर नहीं है कि ये कहाँ से आए थे, कब आए थे, लेकिन ये बाई बर्थ ईरानियन थे। अब इनके टाइम पर बहमनी किंगडम जो थी वो अपनी जीनित पर थी, मतलब इनके प्राइम मिनिस्टरशिप में बहमनी किंगडम ने मतलब अपनी पीक हासिल कर ली थी, ये कह सकते हैं। अब इनकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए जो सुल्तान थे उन्होंने इन्हें मलिक उत तुज़ार की टाइटल प्रदान किया। मलिक उत तुजार, तो ये इनको टाइटल मिला था। उसके अलावा इन्होंने दाभोल और गोवा जो है वो विजयनगर से छीन लिए थे, जिसकी वजह से ईरान और इराक के साथ ट्रेड इजीली हो गया। तो ये ट्रेड जो था वो क्यों ज़रूरी था, मैंने बताया, अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए ईरान और इराक से ट्रेड ज़रूरी था। दाभोल और गोवा इन्होंने विजयनगर से हथियार लिए थे। तो दाभोल और गोवा की इम्पोर्टेंस ये थी कि पर्शियन गल्फ़ के थ्रू होते हुए ईरान और इराक का ट्रेड यहीं से होता था। तो अच्छी नस्ल के घोड़ों के लिए ट्रेड बहुत ज़रूरी था, जिससे कि पावर और ज़्यादा हासिल करी जा सके, कैवेलरी स्ट्रॉन्ग करी जा सके। तो ये कुछ इनके अचीवमेंट्स थे। उसके अलावा महमूद गवान जो थे इन्होंने किंगडम को 8 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया। किसने? महमूद गवान ने 8 प्रोविंस, जिन्हें क्या कहते थे, जिन्हें तरफ कहते थे। इन प्रोविंस को तरफ कहते थे और इन प्रोविंस को जो लीड करते थे उन्हें तरफदार कहते थे। उसके अलावा ये महमूद गवान ने एक मदरसा बनवाया था बिदार में। बिदार में इन्होंने गवान ने एक मदरसा बनाया था, एक मदरसा इन्होंने बनवाया था। अब महमूद गवान चूंकि एक प्राइम मिनिस्टर थे, तो एक यंग सुल्तान आए कुछ टाइम बाद जिनका नाम था मोहम्मद शाह III। तो मोहम्मद शाह III के द्वारा इन्हें एग्जीक्यूट करा दिया गया था। अब सुल्तान जो थे यंग थे, उनको ज़्यादा तजुर्बा था नहीं। मोहम्मद शाह III, तो इनके जो विरोधी थे महमूद गवान के, उन्होंने इनके कानों को पॉइज़न कर दिया, मतलब इनकी चुगली कर दी थी सुल्तान से, मोहम्मद शाह III से। तो सुल्तान ने इन्हें एग्जीक्यूट करा दिया जब इनकी एज कितनी थी? 70 साल। तो 70 साल की उम्र में महमूद गवान जो थे इनको एग्जीक्यूट करा दिया गया था। उसके अलावा आए फिर इब्राहिम आदिल शाह, ये ग्रेटेस्ट रूलर हैं आदिल शाही डायनेस्टी के। इन्होंने दक्कनी यूज़ करी पर्शियन की जगह पर कोर्ट लैंग्वेज के रूप में। अब देखिए, ये महमूद गवान की बात करें तो महमूद गवान के बाद क्या था, यहाँ पे देखिए पार्टी स्ट्राइफ बहुत ज़्यादा चल रहा था, आपस में काफ़ी ज़्यादा मतभेद थे। और इन्हीं मतभेदों की वजह से ये जो बहमनी किंगडम थी ये 5 उसमें डिवाइड हो गया था, 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। और ये 5 पार्ट्स क्या थे? गोलकोंडा, बीजापुर, अहमदनगर, बिदार और बेरार। अब जिनमें से गोलकुंडा और बीजापुर और अहमदनगर, ये 3 जो थे, इन्होंने उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा की रोल प्ले किया डेक्कन की पॉलिटिक्स में। और ये तब तक एक अच्छा रोल निभाते रहे जब तक इनका मर्जर मुगल्स के साथ नहीं हो गया, क्योंकि मुगल्स आगे आएंगे और आ करके साउथ को भी एनेक्स करेंगे। तो जब तक ये गोलकुंडा, बीजापुर, अहमदनगर मुगल्स के अंडर में नहीं आ जाएगा, तब तक ये साउथ इंडिया की हिस्ट्री में एक अहम भूमिका निभाते रहेंगे। अब इब्राहिम आदिल शाह की बात करें तो आदिल शाही डायनेस्टी आ गई थी।
और इन्होंने दक्षिणी को कोड लैंग्वेज बनाया था पर्शियन की जगह पर। अब गोल गुम्बज की बात करें तो गोल गुम्बज जो है ये मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा ही बनवाया गया था। अब ये क्यों फेमस है? ये विस्परिंग गैलरी के लिए फेमस है। गोल गुम्बज जो था वो डिज़ाइन किया गया था याकूत ऑफ दाबोल के द्वारा। आगे देखें तो कुली कुतुब शाह, इन्होंने क्या बिल्ड कराया था? गोलकोंडा फोर्ट बिल्ड कराया था। मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो थे ये ग्रेटेस्ट रूलर थे कुतुब शाही डायनेस्टी के। ये आगे डायनेस्टीज आएंगी। और ये वो थे जिन्होंने हैदराबाद सिटी को फाउंड किया था। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हैदराबाद सिटी जो थी वो फाउंड की गई थी मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। अब ओरिजिनली इसका नाम भाग्यनगर था, बाद में इसका नाम हैदराबाद रख दिया गया था। अब ओरिजिनली इसका नाम भाग्यनगर क्यों था? क्योंकि ये सुल्तान की फेवरेट भाग्यमती के नाम पे इसका नाम भाग्यनगर रखा गया था। अब मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो कि एक फेमस रूलर थे, उन्होंने 4 मीनार भी बिल्ड कराई थी हैदराबाद में। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि ये मोहम्मद कुली कुतुब शाह जो हैं इन्होंने ही हैदराबाद को फाउंड किया था और उसके अलावा इन्होंने 4 मीनार भी बनवाई थी। अब महमूद गवान्स के रिफॉर्म की बात करें तो जैसा मैंने बताया इन्होंने 8 प्रोविंस में डिवाइड कर दिया था जिन्हें तरफ कहते थे, और तरफ को लीड करने वालों को तरफदार कहते थे। इन्होंने एक मदरसा बनवाया था बिदार में जो कि एक इम्पोर्टेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। उसके अलावा इन्होंने रेवेन्यू रिफॉर्म्स किए थे, करप्शन रिड्यूस किया, इन्होंने स्ट्रेंथन किया सेंट्रल अथॉरिटी को और प्रमोट किया ट्रेड एंड एजुकेशन। कैसे? एजुकेशन तो इन्होंने प्रमोट करी ये मदरसा बना करके, और ट्रेड जो इन्होंने वेस्टर्न पोर्ट ले लिए थे जिसकी वजह से ट्रेड जो ईरान और इराक के साथ ईजी हो रहा था। तो इससे ये पता चलता है इन्होंने ट्रेड और एजुकेशन को प्रमोट किया। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो मोनार्कियल एडमिनिस्ट्रेशन था बहमनी किंगडम में भी। सुल्तान जो था वो सुप्रीम अथॉरिटी था। मिनिस्टर जो थे वो असिस्ट करते थे सुल्तान को एडमिनिस्ट्रेशन में, फाइनेंस में और मिलिट्री अफेयर्स में। पर्शियन लैंग्वेज जो थी वो यूज होती थी एडमिनिस्ट्रेशन में और कोर्ट में। तो मेन लैंग्वेज उस टाइम पे पर्शियन चल रही थी। अब डिक्लाइन की बात करें तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो थे वो मेन रीज़न थे। अब इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स का जन्म कहाँ से होता है? देखिए ये तो एक तो थे डेक्कनीज़ जो कि लोकल मुस्लिम्स थे, मतलब जो काफ़ी टाइम से डेक्कन में रह रहे थे, ये वो मुस्लिम थे। उसके अलावा आफाकीज़ थे जो कि फॉरेनर थे, मतलब फॉरेन के मुस्लिम थे, जो अफ़गान थे, जो ईरानियंस थे। तो इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा था जो कि इनके डिक्लाइन का रीज़न है। उसके अलावा असैसिनेशन ऑफ महमूद गवान जो कि 1481 में हो गया था, इसने किंगडम को वीकन कर दिया। महमूद गवान जो कि बहुत अच्छे से किंगडम को लीड कर रहे थे, सुल्तान के कानों को भर करके इनको ही एग्जीक्यूट करा दिया गया, और ये एग्जीक्यूट कराने का रीज़न भी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट ही थे। तो जैसे जैसे किंगडम वीक हुआ, प्रोविंस ने क्या किया, खुद को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया, जिसकी वजह से फ्रैगमेंटेशन हो गया। जो किंगडम था वो टूटने लगा छोटे छोटे टुकड़ों में। तो 1489 आते आते बहमनी किंगडम जो था वो 5 इंडिपेंडेंट डेक्कन सल्तनत में भी टूट गया, जो कि है बीजापुर, बेदार, बेरार, गोलकोंडा और अहमदनगर। अब इनमें से भी गोलकोंडा, बीजापुर और उसके अलावा अहमदनगर, आपका ये 3 जो थे ये उसके बाद भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे, काफ़ी इम्पोर्टेंस इन्होंने रखी, काफ़ी पॉलिटिकल डेक्कन की पावर इन्होंने अपने पास रखी थी। अब ब्रेकअप की बात करें तो ये 5 पार्ट्स में ब्रेक हो गया था। बेरार, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बिदार। इनकी फाउंडेशन के ईयर्स यहाँ पे लिखा हुए हैं, फाउंडर कौन है और डायनेस्टी कौन है। जैसे मैंने बताया कुली कुतुब शाही डायनेस्टी और निज़ाम शाही, आदिल शाही, ये जैसे पीछे मैंने बात करा था कुतुब मीनार के बारे में। तो देखिए वो यहीं से ये सारी डायनेस्टीज़ थी जो कि बहमनी किंगडम के टूटने के बाद डेवलप हुई थी। तो इसको एक बार आप देख लीजिएगा। अब इनको अनेक्स भी किया गया था। कब कब किया गया था? ये औरंगज़ेब ने बीजापुर को अनेक्स किया था, अहमदनगर को शाहजहां ने, औरंगज़ेब ने ही गोलकोंडा को। तो इन सबको अनेक्स किया गया था बाद में मुगल्स के द्वारा। आगे देखिए प्रोविंशियल किंगडम्स की बात करें तो इनके अलावा जौनपुर, ये प्रोविंशियल किंगडम था। मालवा, गुजरात, बंगाल और खानदेश, ये सारे प्रोविंशियल किंगडम्स बने बाद में। हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इन्होंने फाउंडेशन रखी मुस्लिम रूल्स की इन डेक्कन। तो डेक्कन में सच कोई बहुत बड़ा मुस्लिम रूल नहीं चल रहा था, लेकिन बहमनी किंगडम जो थी वो पहली साउथ इंडिया की मुस्लिम किंगडम बनी।
इन्होंने पर्शियन आर्ट, आर्किटेक्चर और एजुकेशन प्रमोट किया कहाँ, साउथ इंडिया में। अब इन्होंने मेजर रोल प्ले किया डेक्कन की पॉलिटिक्स में और कल्चर। डेक्कन का इनके काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ इनसे, डेक्कन का कल्चर, बिफोर द राइज ऑफ मुगल्स। ऑब्वियसली बाद में मुगल्स आए और उन्होंने इनको ओवरथ्रोन कर दिया था। देखा जाए तो इन्हें भी नहीं मुगल्स ने ओवरथ्रोन किया था, बल्कि ये पहले से ही ब्रेक हो चुके थे कई सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज़ में, तो उन्हीं को बाद में मुगल्स के द्वारा अनेक्स कर लिया गया था। आगे एग्ज़ाम रिलेटेड की पॉइंट्स की बात करें तो फाउंडेशन की बात करते हैं। सबसे पहले 1347 में इसे फाउंड किया गया। अब किसने फाउंड किया, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिन्हें हसन गंगू भी कहा जाता है। अब कैपिटल्स की बात करें तो पहले इनकी कैपिटल गुलबर्ग थी, जो कि बाद में बिदार में शिफ्ट कर दी गई थी। इंपॉर्टेंट रूलर की बात करें तो फिरोज शाह इनके इंपॉर्टेंट रूलर थे। बहमनी रिफॉर्मर की बात करें तो ये जो प्राइम मिनिस्टरशिप थी इनकी महमूद गवान की, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाएगी, ये रिफॉर्मर कहे जाएंगे। डिसइंटीग्रेशन की बात करें तो 1489 में इनका डिसइंटीग्रेशन हो गया था 5 डेक्कन सुल्तनत्स में। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो बहमनी सल्तनत के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, हमारे वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।